नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का एक और फ्रेश सेशन में, एक और नए सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो वॉल से आप सभी लोग आज पता लगा चुके होंगे कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक रहेगा खालिस्तान। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमें पिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो क्वेरी है वो हम तक पहुंचे। ठीक है, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए होती है तो आप कमांड एंड डिफेंस एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है हमारे पास खालिस्तान। आप सभी लोग जानते होंगे खालिस्तान आखिर बेसिक डिमांड है क्या, बेसिक कंसेप्ट है क्या खालिस्तान का। ठीक, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक क्रक्स मिलेगा खालिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप आजकल न्यूज सुन रहे होंगे। न्यूज क्यों सुन रहे हो आप लोग? क्योंकि कनाडा न्यूज में बना हुआ है और कनाडा खालिस्तानी जो प्रोटेस्ट है इंडिया के अगेंस्ट, उसके जो कुछ चुनिंदा लोग हैं उनका सपोर्टर है। ठीक, इंडिया कनाडा रिलेशन न्यूज पे बना हुआ है, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो कवर किया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इंडिया और कनाडा के रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन में के बीच पंगा चल रहा है। पंगा चलने का क्या कारण है ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक, तो इस पंगे के बीच में आपको बार बार खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तान क्या था, क्यों था, कैसे था, ये वर्ड खालिस्तान बहुत बार क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। तो हमने सोचा कि खालिस्तान पे एक वीडियो बनाना बहुत नेसेसरी है। तो खालिस्तान था क्या, क्या कहां से इसका कॉन्सेप्ट आया? तो बात शुरू कहां से हुई? बात शुरू होती है दिसंबर 1929 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन था, लाहौर अधिवेशन था। उसमें सबसे पहले खालिस्तान की मांग की गई। क्यों की गई? तो जो एक पार्टी थी उस टाइम तक, शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के जो हेड थे, मास्टर थे उस टाइम पे, तारा सिंह जी। ये जो तारा सिंह जी थे, इन्होंने डिमांड की थी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्या कि हमें खालिस्तान चाहिए। अब ये खालिस्तान क्यों कहा इन्होंने, क्या इनके मन में विचार आया? आप सभी लोग जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया उठा के देख लो, मिडिएवल इंडिया उठा के देख लो, इवन मॉडर्न इंडिया उठा के देख लो, जो सिख मूवमेंट थे, जो सिख मूवमेंट थे, वो हमेशा से क्या रहे, बड़े एक्टिव बने रहे हमारे देश में। ठीक, इसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि वो बहुत पेट्रियोटिक भी थे, देशभक्त थे। अपनी जमीन के लिए वो अपनी जान भी दे सकते थे। ठीक, अपनी मातृभूमि के लिए वो अपनी जान भी क्या कुर्बान कर सकते थे। इस वजह से मुगलों ने एंट्री की, वहां पे भी इनका काफी ज्यादा रोल देखने के लिए मिलता है, अलग अलग बैटल देखी हमने। ठीक, उसके बाद जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उस समय भी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा एक्टिवली क्या देखा गया, सिखों का रोल देखा गया। ठीक, सिखों का रोल देखा गया, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में देखा गया रोल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिससे सिख लोग क्या थे, परेशान थे। वो चाह रहे थे जो नॉर्दर्न इंडिया है वो मैक्सिमम तो हमने ही सेव किया हुआ है और हमारी ही टेरिटरी थी। ठीक, तो क्यों ना हमको एक अलग स्टेट दे दिया जाए, एक अलग राज्य, अलग देश दे दिया जाए, जिसको खालिस्तान नाम दिया जाए, सिर्फ सिख पॉपुलेशन के लिए। ये कंसेप्ट है और इसके अभी तक मास्टर और लीडर कौन है? कौन है? तारा सिंह जी। ठीक, इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुआ क्या आखिर। 1940 में ये बात तूल पकड़ दी, इस बात ने कि भाई सिखों को खालिस्तान चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब तूल पकड़ने का रीजन क्या था? रीजन से ज्यादा कौन कौन से एरिया थे, कौन कौन सी जगह थी जहां पे ये खालिस्तान को क्या किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। तो खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा था, खालिस्तान को प्रमोट किया जा रहा था। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, और इंडिया में हिमाचल प्रदेश तक इसकी बाउंड्रीज थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान तक क्या थी, इसकी बाउंड्रीज थी। ठीक है, पाकिस्तान तक मेनली इसकी बाउंड्रीज थी। पाकिस्तान का भी जो पंजाब प्रोविंस था, वहां तक इसको क्या किया जा रहा था, खालिस्तान को कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन उस समय के जो स्पेशलिस्ट थे, नेहरू जी, गांधी जी, इन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग की और ये जो मूवमेंट था, खालिस्तानी मूवमेंट, इसको ना कह दिया कि नहीं, आपको सेपरेट
देश नहीं मिलेगा। अब खालिस्तान के पीछे रीजन क्या था ये समझते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे क्या मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, ये सेपरेट मुस्लिम ग्रुप था जो इंडिपेंडेंस में अपनी तरफ से क्या कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर वीर सिंह भाटी जी ने कहा कि इसी प्रकार हम भी क्या बनाएंगे, सिख रीजनल पार्टी बनाएंगे, और उससे ही जो खालिस्तान प्रोविंस है, जो खालिस्तान हमने एरिया मार्क किया हुआ है, उसको क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, ये बात भी हुई, यहां तक समझ में आया। लेकिन अब आप सभी लोग जानते हैं कि 1940s में क्या था। 1940s में ये दौर शुरू हुआ, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। और 1940s में ही क्या, नेहरू जी, गांधी जी, जो बड़े बड़े लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने खालिस्तान की मांग को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। उसके पीछे क्या था, इन्होंने शिरोमणि अकाली दल को क्या वादा किया कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, इंडिया स्वतंत्र होता है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, सिखों को अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिया जाएगा। तो इसी बहाने 1940s में क्या हो गई, ये जो मांग थी, खालिस्तान की मांग थी, एक सेपरेट कंट्री की मांग थी, तो ये क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक, इतनी बात हुई। अभी बात कहां तक चल रही है, बात कहां तक चल रही है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिन्होंने मांग की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट ग्रुप है, नेहरू जी, गांधी जी, ये लोग, तिलक जी, इन लोगों से मांग की इन्होंने कि आप हमें एक सेपरेट कंट्री दीजिए। लेकिन इन्होंने ना बोल दिया कि आपको आपका रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, क्योंकि आपको दिक्कत है कि आपको ये दिक्कत है कि सिख जो समुदाय है उनका रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, यही दिक्कत है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया, इन्होंने कहा, वादे किए इन्होंने कि जैसे ही इंडिया क्या होता है, आजाद होता है, इंडिया आजाद होता है, तो उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सेपरेट कंट्री के बजाय आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिया जाएगा, जिससे आप पिछड़े नहीं रहेंगे। इतनी बात हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बात आती है इंडिपेंडेंस की। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, भारत स्वतंत्र हुआ, तो पंजाब जो प्रोविंस हुआ उसका जो बंटवारा हुआ, आधा इधर हो गया पाकिस्तान में, आधा इंडिया में हो गया। और कहाँ इनको पॉलिटिकल स्टेटस मिलना था अच्छा खासा, कहाँ इनमें इधर उधर जाने के चक्कर में क्या भगदड़ मच गई, मार काट मच गई, कितने सिख मारे गए। ठीक, यहाँ से ट्रेन में, आपने सुना भी होगा, ट्रेन में बोरियां भर भर के इंसान काट के भेजे जाते थे। ठीक, तो उसमें पंजाब वाला जो प्रोविंस था ये भी माना गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर अलग किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे सिचुएशन बद से बदतर हो गई। जितना इन्होंने, सिखों ने सोचा था कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, अच्छे से हम ग्रोथ करेंगे, उतना ही क्या हुआ, यहाँ पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब और इंडिया वाले पंजाब में डिवाइड हो गया। और पार्टीशन की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को जान माल की हानि हो गई। अब इस बात पे जो सिख थे वो भड़क गए। ठीक है, सिख भड़क गए, उन्होंने कहा कि आपने वादे तो कुछ और ही किए थे, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और ही है, हमें तो उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। अब इस बात को कंट्रोल करते 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 क्या हो गया, बात बहुत ऊपर पहुंच गई। ठीक, अब बात बहुत ऊपर पहुंची, किस तरीके से जो रिवोल्ट था, किस तरीके से विद्रोह सामने आया, इन्होंने क्या किया, पंजाब वाला जो प्रोविंस था उसको पकड़ा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो पंजाब था उसका बहुत विकास हुआ, बहुत ग्रोथ हुई। ठीक है, बहुत ग्रोथ हुई, वेल्थीएस्ट स्टेट बन गया पंजाब क्या हमारे पास। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जिस इनिशियल स्टेज में जो पंजाब प्रोविंस बना था, इंडिया वाला जो पंजाब था, उसमें सिखों का जो रिप्रेजेंटेशन था, जो नंबर से बहुत कम सिख थे। ठीक है, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जो ये खालिस्तानी मूवमेंट था, जिसने उसने क्या किया, उग्र रूप लिया। ये बात भी हमारे समझ में आई। लेकिन अब धीरे 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 करके क्या है, सिख एक्सट्रीमिस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक नाम सामने आया, क्या, जरनैल सिंह। अब ये जरनैल सिंह कौन था जी, ये भी खालिस्तानी मूवमेंट का क्या था, एक हेड था। ठीक, खालिस्तानी मूवमेंट जो चलाते थे उस टाइम पे उनका हेड था। अब ये लीड कर रहा था उस टाइम पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को। 1980s की बात है, 1980s की बात है, पंजाब में क्या किया गया, खालिस्तान मूवमेंट को चलाया गया और अपने पीक पे पहुंच गया वो।
इस पीक पे पहुंचने की वजह से क्या हुआ, जो जर्नैल सिंह है उसने इस जो मूवमेंट था उसको क्या कर दिया, मिलिटेंट इंसर्जेंसी में बदल दिया। मिलिटेंट इंसर्जेंसी मतलब ये लोग क्या करने लगे, दंगे फसाद करने लग गए या वायलेंस क्रिएट करने लग गए, रायट्स होने लग गए स्टेट में। ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट्स किस में चेंज हो गया, मिलिटेंट इंसर्जेंसी में चेंज हो गया। बात कब की कर रहे हैं हम, 1980s की बात कर रहे हैं। और कौन था एक्सट्रीमिस्ट, जर्नैल सिंह भिंडरनवाला, इसको भिंडरनवाला केस भी कहते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं अगर किसी स्टेट में इंसर्जेंसी बढ़ जाए, वो भी मिलिटेंट इंसर्जेंसी बढ़ जाए, तो उस स्टेट पे क्या असर पड़ेगा है, रायट्स, रिलीजन रायट्स मतलब दंगे फसाद होने लगे धर्म के बेसिस पे। ठीक, साथ ही साथ अब जब आपके किसी स्टेट में दंगे होंगे तो पुलिस को भी काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे ना। पुलिस भी एक्टिव हो गई, और पुलिस एक्टिव हो गई तो इनके बीच में क्या हो गई, जनरली झड़प होनी शुरू हो गई। अब झड़प शुरू होने लग गई तो इससे क्या हुआ, झड़प शुरू होने लग गई, इससे आपने देखा कई सिख लोग मरने लगे, कई हमारे पुलिस कर्मचारी वो मरने लगे। ठीक, दंगे फसाद में। अब ये बात बद से बदतर चल रही थी, यहाँ पे एक एक्शन लिया किसने, इंदिरा गांधी जी ने। ये जो जर्नैल सिंह था, जर्नैल सिंह अपना गोल्डन टेम्पल आप लोग जानते हैं, गोल्डन टेम्पल में छिपा हुआ था और वहां पे क्या कर रहा था, असला बारूद जो AK-47 गन वगैरह इसने इकट्ठी करी ली थी, इकट्ठी। अब वहां अंदर इसने रिलीजियस स्पॉट पे क्या किया हुआ था, ये सब असला बारूद इकट्ठा किया हुआ था। ये बात पता चली किसको, आप सभी लोग जानते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट था, ये खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ा रहा था और देश पर इसका बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ गया। अब इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या किया, जो ये गोल्डन टेम्पल था, यहाँ पे ये जो भिंडरनवाला बैठा हुआ था असला बारूद लेके, वहां पे इंदिरा गांधी जी ने क्या की, फौज भेज दी, पुलिस प्रशासन भेज दिया कि जाओ इनको वहां से बाहर निकालो और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देना चाह रहे हैं उसको कम करो, इसको एकदम दबा दो। तो क्या हुआ, वहां पे पुलिस, एक और केस कहा जाता है, एक और इससे रिलेटेड स्टोरी है, कितनी सच है ये अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी इसको हम आगे कनेक्ट भी करेंगे। ये कहा जाता है कि हमारी जो आर्मी है, पुलिस प्रशासन गया, वो गोल्डन टेम्पल पे क्या नंगे पैर जाते हैं सब लोग। ठीक है, क्योंकि वो रिलीजियस स्पॉट है इसीलिए वो नंगे पैर जा रहे थे, लेकिन वो फिसल रहे थे। आपने देखा होगा जनरली काफी ज्यादा टाइल्स वाइल्स वहां पे लगी हुई है, एकदम चमका रखा रहता है, तो इस वजह से उनकी ग्रिप नहीं मिल रही थी, उनको ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, ये एक स्टोरी सुनाई देती है। तो उन्होंने क्या किया, वो शूज के साथ ही चले गए। ठीक, क्योंकि उनको वो किसी रिलीजियस एस्पेक्ट से तो गए नहीं थे, वो गए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। अब ये वहां पे गए, तो वहां पे गए तो उन्होंने क्या किया, वॉयलेंस क्रिएट हो गई, वॉयलेंस क्रिएट हो गई। तो यहाँ से भी फायरिंग शुरू, वहां से भी फायरिंग शुरू, क्योंकि उन्होंने भी असला बारूद जमा किया हुआ था। और इस वॉयलेंस में लगभग 400 से ज्यादा लोग क्या हो गए, मर गए। और जो हमारे पास जर्नैल सिंह था, जो इस मूवमेंट को चला रहा था, खालिस्तानी मूवमेंट को पंजाब में, उसकी भी यहाँ पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसको भी मार दिया गया। ठीक, उसके साथ साथ 40 लोग और 400 लोग और मरे, जिसमें से 89 टोटल सोल्जर किसके थे, इंडियन आर्मी और पुलिस प्रशासन उसके थे। टोटल 249 के आसपास जो आर्मी या फिर पुलिस वाले थे वो क्या हुए, घायल हुए। और बाकी जितने बचे वो क्या, सब सिख कम्युनिटी के जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो क्या, मरे वहां पे। ठीक है, इसका परिणाम हमको क्या देखने के लिए मिला, इसका परिणाम ये देखने के लिए मिला कि 31 अक्टूबर 1984 को जो 2 बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी जी के, वो भी क्या थे, सिख थे। और जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई, इन्होंने कहा कि अमृतसर हमारा रिलीजियस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। तो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन या फिर आर्मी शूज लेके घुस गई, ये आपने हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट का क्या किया, हनन किया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी जी को क्या, गोलियों से भून दिया 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक, इन लोगों ने ये रीजन तो दिया, लेकिन ये रीजन नहीं समझा कि आप लोग वहां पे क्या कर रहे थे, रिलीजियस पॉइंट पे कोई, चलो आप लोग
तलवार मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, आपको परमिशन देता है तो आप तलवार रख सकते थे। लेकिन असला बारूद की परमिशन तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, ना आपका रिलीजन कहता है, तो वो वहां पे इकट्ठा क्यों हो? तो ये जो बॉडीगार्ड थे इन्होंने इतना भी नहीं सोचा और इंदिरा गांधी जी को क्या कर दिया, गोलियों से भून लिया। 31 अक्टूबर 1984 की बात है। ठीक, अब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई और जो जर्नैल सिंह है उसकी हत्या भी हो गई, उसको भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत क्या किया, मौत के घाट उतार दिया गया। अब 1984 से 1990s के बीच में हमारे देश में और हमारे ये जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब स्टेट है, इसमें क्या चल रहा है, ठीक है, इस पे एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज या फिर दंगा फसाद ये सब कुछ क्या हो गया है, इनहेंस हो गया, बढ़ गया था। अब उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है, देखो, बस बॉम्ब ब्लास्ट बढ़ गया, ट्रेन अटैक्स बढ़ गए। ये लोग मिलिटेंट एक्टिविटीज यानी कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देने लगे। ठीक है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगे जो जो हमारे पॉपुलेशन या फिर हमारी जो आम जनता है उसके हिसाब से क्या था, बहुत कुछ खराब हो रहा था। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सी इलीगल चीजें हो रही थी। साथ साथ हिंदू वेडिंग्स में मास किलिंग शुरू हो गई, किडनैपिंग शुरू हो गई, ठीक है, एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, रॉबरी शुरू हो गई और पुलिस ऑफिसर्स का असैसिनेशन क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक, कई दिन दहाड़े क्या पुलिस ऑफिसर्स को गोली मार देते थे, मौत के घाट उतार देते थे। ठीक है, ये सब घटनाएं क्या पंजाब के आसपास के जो राज्य है उनमें और भारत देश में क्या बढ़ गई, किस टाइम पे, 84 से और 90s के दौर में। ठीक, अब इसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया, अच्छी बात यह है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन था उसने 1990s तक क्या 10 साल तो ये इंसर्जेंसी चलती रही। ठीक, और लगभग 1990s तक क्या किया इसने, ये इंसर्जेंसी को क्या कर दिया, कंट्रोल में कर दिया। कंट्रोल में कर दिया मतलब जो ये राइट्स हो रहे थे, जो ये दंगा फसाद हो रहा था, उसको क्या कर दिया, उसको दबाने में सफल रहा। मतलब ये जो 1990s का दौर आया तब तक ये जो चीजें थी ये कंट्रोल हो गई। लेकिन एक बात और है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1984 में क्या हुआ, ये घटनाएं चल रही थी। 1985 में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कौन सी घटना हुई थी, कनिष्का बॉम्बिंग। ठीक है, परमार जी, उन्होंने ये कनिष्का बॉम्बिंग करवाई थी, तलविंदर परमार। ठीक, उससे रिलेटेड ये घटना हो गई। साथ साथ 1984 में क्या दौर था, जब कनाडा में ये जो तलविंदर परमार है वो कह रहा था अपने फॉलोअर्स के सामने कि इंडियन प्लेन विल फॉल फ्रॉम स्काई। ठीक है, तो ये ऐसी आपत्तिजनक भाषण दे रहा था। तो इन चीजों को उन चीजों से कनेक्ट कीजिए कि कनाडा की स्थिति क्या चल रही है और इंडिया में क्या हो रहा है उस टाइम पे। ठीक, तो इंडिया में भी आप स्थिति देख रहे हैं, ये दंगे फसाद चल रहे हैं। 1990s का दौर आया, उस टाइम तक ये इंसर्जेंसी कंट्रोल होने लगी। हमारी पुलिस ने क्या किया, एक एक्सीलेंट ग्रेट काम किया कि इस इंसर्जेंसी को क्या किया, दबा दिया या फिर कंट्रोल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हम बात समझे। तो क्रक्स क्या है, ये मूवमेंट क्यों शुरू हुआ आप समझ चुके हैं, क्या रीजन थे ये आप समझ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इज द मूवमेंट स्टिल एक्टिव, आज की डेट में ये जो मूवमेंट है ये चल रहा है क्या, ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है। लेकिन पंजाब के जो क्षेत्र है यहाँ पे हमें ये मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ठीक है, पंजाब जो हमारा क्षेत्र है वहां पर अभी हमें ये इंसर्जेंसी देखने के लिए नहीं मिलती, इससे रिलेटेड कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, जो खालिस्तानी मूवमेंट है उससे रिलेटेड कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, है कहाँ, ओरिजिन कहाँ है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये इंसर्जेंसी देखने के लिए मिल रही है, जहां भारत विरोधी खालिस्तान के सपोर्ट में क्या नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ गए कौन कौन से 3 कंट्रीज है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए इनसे हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, अभी तो रिसेंटली कनाडा से, लेकिन यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऊपर नीचे चलते दिखाई देते हैं हमको। ठीक है, आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था खालिस्तान के अगेंस्ट। ठीक, और खालिस्तान के खिलाफ इसने ये किया था, खालिस्तान के सपोर्ट में इसने ये एक्टिविस्ट मूवमेंट चलाया और इसको इंडियन पुलिस ने क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर दिया था। तो आपने देखा होगा लंदन में क्या किया गया, जो इंडियन ऑफिशियल्स है उनके सामने इंडिया का झंडा नीचे कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है हमको। साथ ही साथ और भी कुछ चीजें हैं। साथ ही साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने एक बात को बहुत क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज क्या किया कि जो कनाडा में एक रैली निकाली गई, क्या, कौन सी रैली निकाली गई कि
इंडिया की जो पुरानी पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उन पे जब जो उनके बॉडीगार्ड्स ने गोलियां चलाई, उसकी प्रदर्शनी की गई, ठीक है, कनाडा में, और एक रैली निकाली गई, और कनाडा की गवर्नमेंट ने उसका विरोध नहीं किया, ठीक है। तो इस बात की निंदा की थी फॉरेन मिनिस्टर जी ने, एस जयशंकर प्रसाद जी ने। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जब डिप्लोमेटिक संबंध बनाते हैं किसी कंट्री के साथ, तो दूसरे की सोवेनिटी, ठीक है, संप्रभुत्वता, और साथ साथ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसमें इंटरफेरेंस करने का आपका कोई हक नहीं होता है, ठीक है। तो यही सब चीजों का निंदा की हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या हुई कि इस सब के पीछे कारण क्या है, कनाडा की गवर्नमेंट इन सब चीजों को सपोर्ट क्यों कर रही है, इस इंसर्जेंसी को सपोर्ट क्यों कर रही है, इसके पीछे भी अपना एक रीजन है। रीजन क्या है कि जो कनाडा में सिख लोग रहते हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 2% है, ठीक है, और 2% है तो इसका मतलब अच्छा खासा वोट बैंक है, ठीक है। अगर 2% के आसपास ये है तो अच्छा खासा क्या है, वोट बैंक है कनाडा के। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि जो अभी के पीएम है कनाडा के, उनको उनकी पार्लियामेंट में क्या कंप्लीट बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है। उनको 10 सीटें क्या मिली, कम मिली। उनको 10 सीटें चाहिए थी पार्लियामेंट में अपनी स्पेशल मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एट द एंड उनको सपोर्ट किसने किया, उनको एक खालिस्तानी अपने आप में वो डिक्लेयर किया है इन्होंने कि एक खालिस्तानी नेता है जगमीत सिंह, ठीक है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट है ये भी वहां पे। इन्होंने एनडीपी एक पार्टी बनाई हुई है और यहाँ पे क्या किया, इनको सपोर्ट किया, तब जाके क्या की है, अभी के जो कनाडा के पीएम उन्होंने क्या अपनी गवर्नमेंट बना रखी है, ठीक है। इससे आप लोगों को एक बात पता चल जाएगी, कौन सी बात पता चलेगी, कि जो कनाडा के पीएम है वो खालिस्तानी मूवमेंट्स को सपोर्ट क्यों करते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो खालिस्तान, कौन से ऐसे कारण है जो उनको खालिस्तान को प्रमोट करने के लिए या फिर खालिस्तानी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, पुश कर रही है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये एक क्रक्स समझ में आया होगा, क्या हम खालिस्तान से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्या क्यों ये खालिस्तान न्यूज में है, क्यों कनाडा सपोर्ट कर रहा है, क्या इस वीडियो का क्रक्स है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते हैं तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी एकेडमी कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज इन नंबर्स पे अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, और ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप हम सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।